नमस्कार, मैं नेहा मोदी। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सट्टे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों चढ़े पुलिस के हत्थे। 21 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब भी मिला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। पहलगांव में हुए हमले को लेकर ठोस कार्रवाई करने की मांग। साथ ही कहा, राजस्थान में बीजेपी शासन में हुई अफसरशाही हावी। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में धांधली, एसओजी का बड़ा खुलासा। आरोपियों के खिलाफ बांसवाड़ा कोर्ट में आरोप पत्र किए पेश। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आईपीएल T20 क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 आईफोन सहित 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 1 वाईफाई डिवाइस और 49,500 रुपए नगद जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस को आरोपियों के पास से 21,50,000 रुपए से अधिक के सट्टे के लेन देन का हिसाब भी मिला है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली गेट क्षेत्र के छिपा मोहल्ला स्थित इमरान काजी के मकान की पहली मंजिल पर सट्टा चल रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मकान पर छापा मारा और 3 लोगों को सट्टा लगाते हुए पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान काजी, विपिन जैन और दीपेश कोठारी जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी क्रिकेट एक्सचेंज नामक मोबाइल ऐप का उपयोग करके ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। वे ग्राहकों से फोन पर सट्टा स्वीकार कर रहे थे और उसे कागजों पर दर्ज कर रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि पुलिस आईपीएल मैचों के दौरान सट्टेबाजी को रोकने के लिए सतर्क है और ऐसे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और राजस्थान की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके बाद केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर कड़ा संदेश देना चाहिए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पड़ोसी मुल्क भारत की सहनशीलता को चुनौती दे रहा है। राजस्थान की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए पायलट ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को वादा खिलाफी का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे जनता से किए थे वे आज भी अधूरे हैं। पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करने से उन्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिसे जनता अब समझ चुकी है। दो पहला प्रस्ताव था जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर।
और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है। और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन रहे। और इस प्रकार जो ये घटना हुई है, इसमें नाम पूछकर पहली बार इस प्रकार की घिनौनी हरकत आतंकी ने की है और पूरे समर्थन के साथ की है पाकिस्तान के। मुझे लगता है कि सरकार को बिना समय खोए संकोच होकर दृढ़ता से एक मुंहतोड़ जवाब देने का उनको काम करना चाहिए। पूरा समूचा देश एकजुट है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का यही एक तरीका है। इस बात पर हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हाल ही में अचानक केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा करी है, जातिगत जनगणना। तो हम लोगों ने कहा है कि इस मांग को कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से उठा रही है और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप जब सेंसस हो तो जनगणना में एक जाति का कॉलम ऐड कर दें ताकि पता पड़े कौन किस जाति का है। वो लक्ष्य नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में बहुत बड़ा मुल्क है, किस हालात में लोग और परिवार रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, उनकी आमदनी, उनके रोजगार, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उनको मिला है, नहीं मिला, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग चाहते हैं डेटा हमारे पास। आज सरकारें जो घोषणा करती हैं वो एड हॉक बेसिस पे करती हैं। किसी को साइंटिफिकली मालूम नहीं है कि कितनी तादाद में कितने लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। अंदाजे के हिसाब से लोग अपना बजट की घोषणा करना, पैसा आवंटन करना, नीति निर्माण करना, इस प्रकार के काम करते हैं। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा हम लोग उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको अंदर लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए और एक साइंटिफिक अप्रोच हम लोग चाहते हैं सरकार अडॉप्ट करे। इसलिए हमने अपने रेजोल्यूशन में भी कहा है कि सेंसस जो हो पारदर्शी तरीके से हो। और बीजेपी को जुमला देने की बहुत आदत है। उन्होंने जुमला दिया महिला आरक्षण का, कब लागू करेंगे पता किसी को नहीं है। तो हम चाहते हैं कि समय सीमा बांध कर इस सेंसस को ये लोग तैयारी से लेकर आएं और उसमें इन्वॉल्वमेंट रखें। डेटा साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, एनजीओज की, विपक्ष की, पक्ष सब मिलकर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जल्द से जल्द एक पुख्ता साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें मिलकर एक पॉलिसी ऐसी इम्प्लीमेंट करें ताकि जो वंचित रह गए हैं उन तक हम लोग पहुंच सकें। कई बार बजट ज्यादा है, कहाँ कम करना है, कहाँ स्कीम्स चालू करनी है, नहीं करनी है, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंसस किया जाए। और आप सब जानते हो कि बीजेपी ने पिछले 11 साल में लगातार इस कास्ट सेंसस का विरोध किया। इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके मुख्यमंत्री सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जो मांग है व्यवहारिक नहीं है और देश को बांटने का काम करते हैं। वो नारे याद होगा आपको, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये सब बातें भाजपा बोलती थी। और कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को बोलते थे कि अर्बन नक्सल है, ये जाति की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश का एक्सरे हो, जैसे राहुल जी चाहते हैं, पता पड़े कौन किस हालात में जी रहा है। और हर वर्ग को इस देश में भागीदारी का एक अधिकार है, संविधान ने दिया है। जिस संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, जिस संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर सरकार बीजेपी की कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि सेंसस भी जो हो ये समय सीमा बांध कर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। ये दो प्रस्ताव हमने CWC में पास किए थे 2 दिन पहले।
राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ माननीय एडीजे न्यायालय बांसवाड़ा में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतालाब जिला बांसवाड़ा में दर्ज किया गया था, जिसमें 13 नवंबर 2022 को आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की दोनों पालियों के पेपर लीक होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में आईटी एक्ट बाद सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वीके सिंह और उप महानिरीक्षक पुलिस परेश देशमुख के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में 18 आरोपियों में छगन पारगी, सूर्यकांत निनामा, फिरोज निनामा, समूएल निनामा, प्रताप बामणिया, हीराराम सारण, रमेश कुमार जानी, शारदा, कमलेश कुमार, रेशमी, सांवलाराम जाट, कवराराम, भियाराम, देवाराम, सीमा कुमारी, टीमो, कमराराम चौधरी और लिखमाराम शामिल हैं। ये आरोपी बांसवाड़ा, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों के विभिन्न गांव और कस्बों में रहने वाले हैं, जिनमें से कुछ आरोपी वन रक्षक, शिक्षक और पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। एसओजी द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी में फोस्टर केयर सोसाइटी और अभयदान के संयुक्त प्रयास से एक आरओ सिस्टम और वाटर कूलर स्थापित किया गया है। यह पहल विद्यालय के छात्रों और परिसर में स्थित आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। विद्यालय परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुंज बिहार भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद नागौरी, शिक्षकगण और फोस्टर केयर सोसाइटी के निदेशक अनुराग मेहता, वीरेंद्र शक्तावत, अंजुम शेख और पुष्कर टेलर उपस्थित थे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज ने इस अवसर पर कहा कि दूषित जल कई बीमारियों का कारण बनता है और यह आरओ सिस्टम बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद नागौरी ने फोस्टर केयर सोसाइटी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सोसाइटी के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और यह महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक स्थायी और प्रभावी समाधान है जो बच्चों को बेहतर सीखने के माहौल के साथ शुद्ध जल भी सुनिश्चित करेगा। फोस्टर केयर सोसाइटी के अनुराग मेहता ने स्वच्छ जल के महत्व पर जोर दिया और बताया कि उनका संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल विद्यालय में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिव पायलट सोमवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की। पायलट सीधे व्यास निवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया। डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए पायलट ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत स्तंभ थी। उन्होंने हमेशा पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाया। पायलट ने कहा कि डॉक्टर व्यास का राजनीतिक और सामाजिक योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अहम कार्य किए। उनके निधन से न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी अपूर्णीय क्षति हुई है। इस मौके पर पायलट के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी
इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर व्यास की स्मृतियां और उनके कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। कुछ दिन पहले हम सबकी बहुत पुरानी और सम्मानीय नेता गिरिजा जी का निधन हुआ। आज उनके परिजनों से मैं मिला हूं और मैंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और दुर्घटना के बाद काफ़ी समय तक वो बीमार रहे। उदयपुर में, अहमदाबाद में इलाज उनका हुआ और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया उन्होंने। जीवन में संघर्ष किया और अंत समय में भी हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा। उन्होंने ना सिर्फ उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, लेकिन देश में भी पार्टी का काम बहुत किया। हर पद पर रहकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत किया। हर क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हर संगठन में उन्होंने अपना योगदान दिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 दिन पहले एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया, उनको याद किया। उनका योगदान मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक लोग याद रखेंगे। और उन्होंने एक बेदाग छवि बना कर रखी। एक सहनशील, मधुरभाषी नेत्री थी जिनके जाने से हमको आज बहुत दुख है। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से जब मैंने शुरुआत राजनीति करी थी उस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष थी और उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, औपचारिक मैं पार्टी में शामिल हुआ था। और उन्होंने हमेशा मुझे ना सिर्फ गाइड भी किया, समर्थन भी दिया, पॉलिटिकली भी, व्यक्तिगत रूप से भी। मेरी बहुत सारी यादें हैं। स्वर्गीय पायलट साहब के साथ उन्होंने काम किया, मेरी मदर के साथ काम किया, मेरे साथ काम किया। हम दोनों मंत्री थे केंद्र सरकार में साथ साथ। तो एक लंबा समय था। उनके जाने से एक बहुत कमी महसूस हो रही है, न सिर्फ उदयपुर शहरवासियों को, लेकिन कांग्रेस के पूरे परिवार को और प्रदेश को। और मैं उनको आज बहुत दिल से याद करता हूँ और उनकी कमी को हमेशा हम महसूस करते रहेंगे। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध उबेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र तालाब में पाई जाने वाली दुर्लभ रंगीन मछलियों की रहस्यमय और दर्दनाक मौत ने न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि पर्यावरण प्रेमियों को भी सकते में डाल दिया है। यह वही तालाब है जो उदयपुर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है, जहां पर दिन सैकड़ों लोग पूजा अर्चना करने और शांति का अनुभव करने आते हैं। लेकिन अब यही तालाब एक दर्दनाक मंजर का गवाह बन चुका है। तालाब में बड़ी संख्या में दुर्लभ प्रजाति की रंगीन मछलियां मरी हुई पाई गई। इन मछलियों की मौत का कारण बताया जा रहा है कि तालाब के पास हो रहे डैम निर्माण कार्य, जिसके चलते तालाब का पानी खाली कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की मात्रा अचानक कम हो जाने से ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे मछलियां दम तोड़ने लगी। हैरानी की बात यह है कि मंदिर मंडल को इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी। तालाब की देखरेख की जिम्मेदारी वन विभाग की बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी सूचना या समन्वय के तालाब का पानी कैसे खाली किया गया? क्या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया? पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास कार्यों की आड़ में हम किस तरह प्रकृति और जैव विविधता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या प्रशासन की यह लापरवाही सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी चूक है? राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवरिया गांव में बीती रात चोरी की बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने गांव के 3 अलग अलग घरों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़े और अलमारियों व तिजोरियों को खंगालते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने गांव में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी की यह वारदात गांव के दिनेश लाल
कालूराम खटीक और धर्मचंद खटीक के घरों में अंजाम दी गई। चोरी के वक्त परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, जबकि चोर नीचे के कमरों में घुसकर बड़ी सफाई से सामान चुराकर फरार हो गए। खास बात यह है कि इनमें से एक पीड़ित परिवार वर्तमान में गांव से बाहर रहता है। ऐसे में चोरों को शायद पहले से ही उनके बारे में जानकारी रही होगी। ग्रामीणों का कहना है कि चोर बड़ी योजना बनाकर आए थे, क्योंकि तीनों घरों को एक ही रात में निशाना बनाना और किसी को भनक तक ना लगना यह दर्शाता है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया। चोरी की जानकारी सुबह तक सामने आई, जब परिवार के सदस्य जागे और कमरों के ताले टूटे हुए तथा सामान बिखरा पाया। सूचना मिलते ही दिवेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका वारदात का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और पुलिस आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई है और प्रशासन से गांव में गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। उदयपुर शहर में सोमवार सुबह हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बीते 3-4 दिनों से मौसम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीती रात भी शहर में आंधी का दौर चला था और सोमवार की सुबह ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के चलते दिन के तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस और रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। सोमवार को दिन का तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रविवार को दिन का तापमान 37.1 डिग्री और रात का 21.0 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले शुक्रवार को दिन का तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण मौसम में यह परिवर्तन देखने को मिला है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। उदयपुर में खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सोमवार को फतेह स्कूल प्रांगण में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अनुसार 8 मई को शहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त शामिल होंगे। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी और इसमें भगवान खाटू श्याम की मनमोहक झांकियां भी शामिल होंगी। इसके बाद 10 मई को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अपनी मधुर वाणी से श्याम भक्तों को भाव विभोर करेंगे। इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। भूमि पूजन कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्यों सहित कई श्याम भक्त उपस्थित थे और उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस 3 दिवसीय आयोजन को लेकर शहर के श्याम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, मैं शुभम गर्ग, उदयपुर। ये जो प्रोग्राम है 10 मई को होने जा रहा है और आज इसका भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन करके इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। काम चालू है जैसा कि आप देख रहे हैं और 8 मई को एक शोभा यात्रा निकलेगी, वो भी फतेह स्कूल से ही निकलेगी। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या रहेगा और कौन कौन आ रहे हैं? ये भजन संध्या है बाबा खाटू श्याम जी की और खाटू श्याम जी की भजन संध्या उनके साथ नंदू भी आ रहे हैं वृंदावन धाम से और महावीर वासु है, मयूर रस्तोगी है, बिंदु भाई है, बंटू भैया हैं।
ये सभी लोग अपनी प्रस्तुति देने आएंगे बाबा श्याम जी के प्रोग्राम में। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांडी नाल गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब कालू सिंह चौहान के पशुबाड़े में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भयानक थी कि एक गाय जिंदा जलकर दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित कालू सिंह चौहान ने इस आगजनी की घटना के पीछे अपने पड़ोसियों पर संदेह जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और गाय का पोस्टमार्टम करवाया गया। नाथद्वारा थानाधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो और भी बड़े नुकसान की आशंका थी। स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार ने न्याय और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पर लड़की बनकर एक युवक ने दिन दहाड़े युवती को गोली मार दी। युवक अपनी प्रेमिका को मारने आया था, लेकिन पीछे से एक जैसी दिखने के कारण उसने दूसरी युवती पर गोली चला दी। गोली युवती के पेट में लगी। बताया जा रहा है कि गोली पेट और कमर के बीच फंसी है। इसके बाद युवक ने खुद की कनपट्टी पर गन रखकर ट्रिगर दबाया, पर फायर नहीं हुआ। लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर पीटा। डीएसपी श्याम सुंदर ने बताया युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया। वहां से उसे अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर किया गया है। आरोपी युवक को डिटेन कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। युवती की मां साजिया बानो ने बताया, हम यहाँ शोक सभा में आए थे, आज अपने घर कोटा लौट रहे थे। मेरी बेटी रुमाना साथ में थी। हम भीलवाड़ा से कोटा जाने के लिए बस में बैठने वाले थे। इसी दौरान किसी ने रुमाना पर गोली चला दी। भीड़ में कुछ समझ नहीं आया। इसी दौरान मैंने देखा कि लाल शर्ट वाला लड़का अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखे खड़ा है। उसने 2 बार ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। उसे देखते ही मुझे एहसास हुआ कि गोली उसी ने चलाई है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लोकेश शर्मा है। वह अपनी प्रेमिका रानी को गोली मारने आया था। पीछे से दोनों युवतियां एक जैसी दिखने के कारण उसने गलती से रुमाना को गोली मार दी। युवती की पीठ की तरफ से 2 गोली चलाई थी, एक मिस फायर हो गया जबकि एक गोली युवती को लगी। पूछताछ में सामने आया कि लोकेश लड़की जैसे गेटअप में आया था। उसने वीग लगा रखी थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसने रानी नाम की युवती की 1 घंटे तक बस स्टैंड पर रेकी की थी। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। बस स्टैंड पे गोली चली है। उस पर हमारे ऑफिसर्स बस स्टैंड पे गए, वहां पे देखा कि एक लड़की है जो कोटा की रहने वाली है, उसके पीछे पीठ में गोली लगी हुई थी। उसको हम लोग परिजनों के साथ में तुरंत एमजी हॉस्पिटल में लेकर के आए और यहाँ पे उसका प्रारंभिक ट्रीटमेंट करा। क्योंकि गोली पीठ में ही अटकी हुई है, गोली आर पार नहीं निकली, तो इसलिए यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उन्होंने रेफर कर दिया उसको, यहाँ से उसको अजमेर रेफर कर दिया है। और जो मुलजिम है, मुलजिम को भी पब्लिक ने वहाँ पे पकड़ लिया था और अभी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और किस कारण से गोली मारी है, क्यों मारा है, वो अभी तहकीकात कर रहे हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये चीज जरूर सामने आई है कि शायद वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती। फायरिंग हुई है, यहाँ आकर के हमारी टीम को रवाना किया था। उन्होंने एक व्यक्ति को डिटेन किया है, एक लड़की उसकी गोली लगी जिसको इलाज के लिए एमजीएच हॉस्पिटल भिजवाया गया है और जिसने फायरिंग की उसको डिटेन कर लिया गया है। बाकी घटना के संबंध में विस्तृत कारणों के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। लड़की कहाँ की सर? लड़की मांडल की बताई जा रही है, प्राइमा फेसी। ठीक है, ओके। क्या हुआ? मैं यहाँ कोटा से भीलवाड़ा आया था कल और आज वापस जाना था। हमारी बड़ी भाभी शांत हो गई थी, उनके पास आया था। वहाँ तो किराया का पूरा काम काज करके फ्री हो गए, हम वापस जा रहे थे। अभी जैसे रोडवेज बस स्टैंड तक एंट्री हुए, मैं पीछे था, भांजी हमारे आगे थी, एकदम बच्ची आया, उसने गोली मार दी और वहीं गिर गई बच्ची।
उसको पकड़ लिया हमने। जो पब्लिक ने उसको मारा बहुत है, मैंने बीच बचाव करके थाने से गाड़ी बुलाई है, गाड़ी लेके आई उसको। जो सुभाष नगर थाने में आई हूँ मैं, मेरे को उन्होंने क्या सुभाष नगर थाने आ जाओ, आपकी यहाँ जाकर रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको। मैंने हाजिर हो गया थाने में। उस आदमी को हम जानते भी नहीं है कौन है, कहाँ से आया। और पहले तो उसने नकली बाल लगा रखे थे, पब्लिक ने उसके बाल खींचे, जो बाल हाथ में आ गए, सिर से गंजा वो। कितने आदमी थे वो तो मैंने तो एक आदमी देखा, बोल रहे एक और था, भग गया एक और, एक को तो पकड़ लिया और बंदूक भी वहाँ बरामद हो गई। बच्ची का नाम? बच्चे का नाम है रुमाना बानो। आपका नाम? मेरा सराफत हुसैन। ठीक है, ओके। राजसमंद जिले की भीम तहसील के ठिकरबास कला गांव निवासी एक परिवार को खाप पंचायत द्वारा सामाजिक बहिष्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता शोभा प्रजापत अपने पिता के साथ एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए खाप पंचों पर अवैध वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शोभा प्रजापत ने बताया कि 24 मई 2024 को राकेश प्रजापत से विधिवत तलाक हो गया था। बाद में उन्होंने भीलवाड़ा निवासी सुरेश प्रजापत से पुनर्विवाह किया। इस विवाह का विरोध शोभा के पूर्व ससुर नारायण प्रजापत और समाज की खाप पंचायत ने किया। पीड़िता के अनुसार पंचों ने उनसे और उनके वर्तमान पति से अवैध धन की मांग की और विरोध करने पर पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। शोभा ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके पिता लक्ष्मण लाल के परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों में प्रवेश से रोका जा रहा है। पीड़िता ने खाप पंचों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राजसमंद एसपी ने मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे कोर्ट में केस चल रहा था 8 साल से। अभी मेरे को तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में समाज वाले परेशान कर रहे, बोले समाज से बाहर कर दिया जाए। समाज वाले मीटिंग रख के बाहर कर दिया और मेरे ससुराल वालों से पैसे लेके आ गए, 6 लाख रुपए लेके आ गए। अब बोल रहे कि 6 लाख रुपए और गहने वगैरह वो वापस दो तो आपको समाज में लेंगे, नहीं तो बाहर। मैं कोर्ट से तलाक होने के बाद में शादी की थी। वो मेरे ससुराल वालों से लिए का क्या ससुर जी। अब मेरे पापा और मेरे पिताजी को और मेरे को समाज से बाहर कर रखा है। बोले कि पैसे चुकाओ, पहले झगड़ा चुकाओ और गहना दो। पुलिस से समाज से बहिष्कृत कर रखा है, उसका निर्णय ले। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सट्टे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों चढ़े पुलिस के हत्थे। 21 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब भी मिला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। पहलगांव में हुए हमले को लेकर ठोस कार्रवाई करने की मांग। साथ ही कहा राजस्थान में बीजेपी शासन में हुई अफसरशाही हावी। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में धांधली, एसओजी का बड़ा खुलासा। आरोपियों के खिलाफ बांसवाड़ा कोर्ट में आरोप पत्र किए पेश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।